दोस्तों 14 साल तक दिल्ली ने सुकून की सांस ली। सड़कें भरी रहती थी, लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते थे और सबको लगता था कि जिंदगी पहले जैसी चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों 10 नवंबर 2025 की शाम सिर्फ एक पल में पूरा शहर बदल गया। एक जोरदार धमाका और उसके तुरंत बाद एक गहरी खामोशी, जिसमें सिर्फ धुआं, चीखे और बिखरते हुए सपने सुनाई दे रहे थे। मासूम लोग जो सुबह अपने घर से निकलकर एक नॉर्मल दिन की उम्मीद में गए थे, शाम तक उनके जिस्म के टुकड़े सड़कों पर बिखरे मिले। यह मंजर सिर्फ दर्द नहीं देता दोस्तों, गुस्सा भी देता है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो बातें सच हैं सिर्फ वही आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले उन दहशतगर्दों से एक बात जरूर कहना चाहते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। 10 नवंबर 2025 मंडे की शाम थी। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह रश आवर चल रहा था। एक तरफ लोग थके हुए अपने घर को लौट रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी लाइन आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सिर्फ एक पल ने पूरी दिल्ली का माहौल बदल दिया। शाम 6:52 पर एक हुंडई i20 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास सिग्नल पर रुकी थी और फिर कुछ ही सेकंड्स में एक जोरदार धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। धमाका दोस्तों इतना तेज था कि आसपास के लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। एक ही पल में पूरा एरिया धुएं से भर गया। गाड़ी आग की लपेटों में समा गई और उसके बाद आसपास खड़ी कई और गाड़ियां भी जल उठी। सोचिए, जो लोग 2 मिनट पहले बस घर पहुंचने की जल्दी में थे, वही लोग कुछ देर बाद सड़कों पर भी बेजान पड़े थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। पुलिस सोर्सेज ने कंफर्म किया कि इस एक्सप्लोजन में हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ और इसी वजह से इसका इंपैक्ट सड़क के 2 लेन आगे तक महसूस हुआ। जैसे ही यह खबर फैली, एनआईए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने यह केस तुरंत अपने हाथ में ले लिया। यूएपीए के तहत केस रजिस्टर हुआ और फिर पॉसिबल टेरर एंगल को ध्यान में रखते हुए एक बड़े स्तर की जांच शुरू हो गई है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सबसे पहला काम था उस कार को ट्रैक करना जिसमें ब्लास्ट हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि कार का नंबर प्लेट था HR26CE7674। ट्रैकिंग डेटा से यह भी सामने आया कि सुबह 8:30 बजे यह गाड़ी बदरपुर फरीदाबाद बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई। दोपहर 3:30 बजे तक यही कार रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग लॉट में खड़ी रही। शाम 6:28 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और सिर्फ 24 मिनट बाद मतलब 6:52 पर धमाका हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कार ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह आइडेंटिफाई किया कि कार चलाने वाला व्यक्ति डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था, जिसकी उम्र 34 साल की थी। वो पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के रूप में काम करता था। लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि उमर ब्लास्ट में मर गया है या जिंदा है। आगे जांच में यह भी पता चला कि यह गाड़ी असल में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान ने यह गाड़ी देवेंद्र को बेची। यह ट्रांजैक्शन OLX ऐप के जरिए हुआ था। देवेंद्र एक कार डीलर था जिसने यह गाड़ी सोनू नाम के एक व्यक्ति को आगे बेची और फिर सोनू ने इसे आगे उमर को बेची। और दोस्तों यहीं से यह केस एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि पता चलता है कि यह गाड़ी ब्लास्ट से सिर्फ एक दिन पहले मतलब 9 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में खड़ी थी। दोस्तों यह अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, इसका नाम याद रखिए क्योंकि इसका जिक्र आगे भी आएगा। दोस्तों इस बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश को सच समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 27 अक्टूबर से। उस दिन श्रीनगर की कई दीवारों पर कुछ पोस्टर्स मिलते हैं जो टेरर आउटफिट जैश-ए मोहम्मद के सपोर्ट में थे। जैसे ही ये पोस्टर सामने आए, लोकल पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया और उसमें एक चेहरा सामने आता है जिसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद रथार। वो खुद इन पोस्टर्स को लगा रहा था। पुलिस ने उसका मोबाइल रूट, उसका ट्रैवल पैटर्न और उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस किया और कुछ ही दिनों में उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि रथार पिछले साल तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर रहा था। लेकिन सबसे शॉक कर देने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने उसका लॉकर सर्च किया। तब उन्हें आदिल के लॉकर से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई।
दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, डॉक्टर अदील अहमद रथार के इंटेरोगेशन में एक और नाम सामने आया। वो नाम था मुजम्मिल शकील, जो फरीदाबाद में रहता था। इसी टिप ऑफ के आधार पर 9 नवंबर को पुलिस ने फरीदाबाद में शकील के घर पर रेड डाली और यहीं से सबसे बड़ा खुलासा हुआ। रेड के दौरान अथॉरिटीज को लगभग 350 किलो एक्सप्लोजिव मिला, साथ ही 20 हाई ग्रेड टाइमर्स भी बरामद हुए। दोस्तों यहां एक बात बहुत जरूरी है, यह एक्सप्लोजिव आरडीएक्स नहीं था, यह था अमोनियम नाइट्रेट। जी हां, वही केमिकल जिसे आम भाषा में लोग यूरिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पुलिस को एक पिस्टल, 3 मैगजीन और एक वॉकी टॉकी सेट भी रिकवर किया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी कंफर्म हुआ कि मुजम्मिल शकील पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करता है। इन तमाम सबूतों के बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों यहां से यह केस एक नया मोड़ लेता है और हमें सीधा लेकर जाता है लखनऊ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुजम्मिल शकील ने पुलिस को एक नाम बताया, एक डॉक्टर शाहीन सईद, जो लखनऊ की रहने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सईद का संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना है कि शाहीन जैश ए मोहम्मद के अंडर एक महिला रिक्रूटमेंट विंग जमात उल मोमिनत को बनाने और चलाने में शामिल थी। जमात उल मोमिनत का उद्देश्य भारत में स्लीपर सेल्स तैयार करना, रेडिकलाइजेशन की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना और देश के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क खड़ा करना था। दोस्तों जांच में यह भी सामने आया कि इस मॉड्यूल का टारगेट अयोध्या का राम मंदिर और दिल्ली के कई हिंदू और जैन मंदिर पर हमला करना था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स और कलीग्स ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर शाहीन के बर्ताव में काफी बदलाव आया है। वो बिना बताए कैंपस छोड़ देती हैं और अक्सर उनके पास अजीबोगरीब लोग आते जाते देखे गए हैं। दोस्तों यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इतने लोग पकड़े जा चुके थे और पुलिस को इस साजिश के बारे में पहले ही कुछ हिंट्स मिल चुकी थी, तो फिर ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे? इसका जवाब छुपा हुआ है सिर्फ एक नाम में, वो नाम है उमर उन नबी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज उमर को ट्रेस नहीं कर पाई और वो बचकर निकल गया और शायद इसी वजह से ये पूरा मॉड्यूल उस शाम अपनी साजिश को कामयाब कर पाया। दोस्तों अब एक और जरूरी सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि अमोनियम नाइट्रेट जैसे हार्मलेस केमिकल से इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया? दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां कहानी टेक्निकल हो जाती है। अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद क्रिस्टलाइन केमिकल होता है जो आमतौर पर फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। वैसे अपने आप में काफी स्टेबल होता है और आसानी से एक्सप्लोड नहीं करता, लेकिन जब इसे फ्यूल ऑयल के साथ मिलाया जाता है तो यह बन जाता है ANFO, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ANFO एक बल्क इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव होता है जिसे अक्सर आईईडीज में यूज किया जाता है। टिपिकली ANFO में 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मिक्सचर को डेटोनेट करने के लिए एक पावरफुल बूस्टर और डेटोनेटर की जरूरत होती है। दोस्तों बस इसी कॉम्बिनेशन ने रेड फोर्ट के पास एक शाम में कई जिंदगियां हिलाकर रखी। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि इसी केमिकल कॉम्बिनेशन से टेररिस्ट ने यह ब्लास्ट किया। दोस्तों अब कहानी एक और गहरी सच्चाई की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि यह साजिश किसी आम गैंग का काम नहीं था। दोस्तों यह एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल था जिसमें प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, क्लेरिक्स और कुछ बिजनेसमैन तक शामिल थे। ये लोग सड़कों पर काम करने वाले ऑपरेटर्स नहीं है दोस्तों, बल्कि डिग्री वाले हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स थे जिनका बैकग्राउंड देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। दोस्तों जैसा हमने इस वीडियो में देखा, इनमें से कई टेररिस्ट फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। पुलिस ने जिस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया उसमें से कुछ नाम बार बार सामने आए, जैसे डॉक्टर मुजम्मिल ज्ञानी, डॉक्टर अदील अहमद रथार और डॉक्टर शायान शहीद, जो अलीगली व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। रिपोर्ट बताती है कि एक पैन इंडिया नेटवर्क था जहां प्रोफेशनल्स ने अपनी नॉलेज, अपनी रीच और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया दोस्तों, और धीरे धीरे एक ऐसी मशीनरी बनाई जिसका मकसद देश में अशांति फैलाने का था। दोस्तों ये पूरा केस एक कड़वी सच्चाई को सामने रखता है कि व्हाइट कॉलर होने से ना तो अमन मिलता है और ना ही टेररिज्म से सुरक्षा। डिग्री और प्रोफेशन इंसान को सिर्फ इज्जत देते हैं दोस्तों, इंसानियत नहीं। दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट की यह कहानी सिर्फ एक दर्द भरा वाक्य नहीं है दोस्तों, ये हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारी तैयारी और हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी का फेलियर है।
साफ दिख रहा है कि टेरर मॉड्यूल चाहे व्हाइट कॉलर में छुपे हों या ग्राउंड पर एक्टिव हों, अगर उन्हें पहचान कर रोकने में हम एक पर भी ढीली पड़े तो नुकसान हमेशा मासूम लोगों का ही उठाना पड़ेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग को सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि रियल टाइम एक्शन बनाया जाना चाहिए। हर सस्पिशियस एक्टिविटी, हर डिजिटल फुटप्रिंट, हर मूवमेंट को प्रोएक्टिवली ट्रैक करना होगा। और एक बात तो बिल्कुल सीधी है दोस्तों, टेररिज्म के लिए कोई सिंपैथी नहीं, कोई समझौता नहीं और कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। जो भी इस साजिश में हिस्सा था, चाहे डॉक्टर के रूप में था या प्रोफेसर के रूप में या फेक आइडेंटिटी के पीछे छुपा था, उन्हें कानून के नीचे लाना ही होगा। लायबिलिटी फिक्स करनी जरूरी है दोस्तों। कौन फेल हुआ, कहां फेल हुआ और क्यों फेल हुआ। अगर इंटेलिजेंस में गैप हो, मॉनिटरिंग में लैक्सिटी हो या किसी इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया गया हो तो इसका हिसाब लेना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती तब तक नए मॉड्यूल्स, नए हैंडलर्स और नए उमर उन नबी जन्म लेते रहेंगे। हर शहर, हर गली, हर मंदिर, हर घर तभी सेफ होगा दोस्तों जब हम टेरर के खिलाफ बिना डरे, बिना रुके एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ खड़े होंगे। दोस्त, आखिर में बस मैं यही कहूंगा कि मासूमों का खून सस्ता नहीं होता और देश का धैर्य अनंत नहीं होता।